नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। जी हां, इस प्रोग्राम में हम जिक्र करते हैं उन बड़े चेहरों की जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि लोगों के लिए भी प्रेरणा बने। किस तरीके से राजनीति में उनका संघर्ष रहा, किन किन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और कैसे वो एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। जी हाँ, अभी तक के जो प्रोग्राम है सियासी सफरनामा, उसमें हम बात कर चुके हैं कई बड़े बड़े चेहरों की, जिनमें एक नाम डिंपल यादव का, एक नाम मेनका गांधी का, स्मृति ईरानी का, और आज भी मैं ऐसे ही एक नाम की चर्चा करने वाला हूं जिस नाम को आप लोग जानते हैं। और वो कांड कौन सा कांड था जिससे इन जो महिला मंत्री, मैं जिन महिला नेता का जिक्र कर रहा हूं, उनकी जिंदगी बदल गई। जी हां, जिस चेहरे का आज मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका नाम आज मैं अपने इस प्रोग्राम में बताने वाला हूं, जिनके नाम पर हमने काफी रिसर्च किया, बहुत कुछ मैं अपने दर्शकों को अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगा। वो नाम चलिए अब बता देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। वो नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती का। मायावती जो उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी, मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ मायावती देश की राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव डालती थी। जी हाँ, जब सत्ता थी मायावती की उत्तर प्रदेश में, तो उनका एक अलग दबदबा था, एक अलग उनकी पैठ बनी हुई थी। वो बात अलग है कि सत्ता जाने के बाद मायावती का राजनीतिक कद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कम होता चला गया, लाइमलाइट से बहुत दूर जाने लगी, मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मायावती केवल नाम भर के लिए मायावती रह गई। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मायावती जो एक बहुत छोटे और गरीब परिवार से आती हैं, मायावती ने बहुत कम उम्र में ही राजनीति में एंट्री कर ली थी, जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश में दलितों का एक बड़ा चेहरा बन गई। लेकिन वो कांड कौन सा कांड है जिससे मायावती की जिंदगी बदल गई थी? रातों रात वो कुछ ऐसा हो गया कि बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं, पूरे देश में उस कांड की चर्चा हो रही थी, और वो कांड है गेस्ट हाउस कांड। जी हाँ, उससे पूरी तस्वीर बदलती है। मायावती बहुत बुरे तरीके से उस वक्त डर गई थी। जी हाँ, चलिए रिपोर्ट के जरिए मैं समझाता हूं कि आखिरकार पूरा माजरा था क्या, और कैसे मायावती उस वक्त बहुत डरी सहमी थी, और वो मायावती की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। देखिए रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दलित जाटव परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभुदास था, जो गौतम बुद्ध नगर में सरकारी कर्मचारी थे। मायावती के बचपन का नाम चंद्रावती था। उनका पैतृक गांव गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में है। मायावती को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। साल 1975 में उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से LLB की। मायावती ने गाजियाबाद से B.Ed की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय तक बतौर शिक्षिका काम किया। साल 1977 में मायावती की काशीराम से मिली, जिसके बाद काशीराम उनसे मिलने घर आए और कहा कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी नेता बना सकता हूं कि तुम्हारे आदेश का पालन करने IAS खड़े रहेंगे। मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। पहली बार 1995 वो यूपी की सबसे युवा और पहली दलित CM बनी। 1997 में 3 महीने के लिए CM बनी। 2002 में तीसरी बार और 2007 में चौथी बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। काशीराम ने जब साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती को उस टीम में कोर मेंबर बनाया गया। साल 1989 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा।
बता दें कि मायावती की जिंदगी में कई बड़े मोड़ भी आए, लेकिन एक बड़ा मोड़ था गेस्ट हाउस कांड का। बात है 1995 की। मुलायम सिंह यादव की सपा और काशीराम की बसपा गठबंधन सरकार यूपी की सत्ता में थी, लेकिन गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का दिन। मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने मना कर दिया। इसी रात काशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर। ये वो समय था जब काशीराम की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा, साथ में मायावती भी थी। तब काशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी। जी हाँ। फिर आया 2 जून 1995 का दिन। इस तारीख को यूपी के राजनीति इतिहास का काला दिन माना जाता है। अपने दर्शकों को बता दें, काशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले लेटर भी दिखाए। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने सपा से समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। 2 जून 1995 का दिन, इस तारीख को यूपी के राजनीति इतिहास का काला दिन माना जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम 1/3 उस समय के नियम के मुताबिक विधायकों का टूटना जरूरी था। बस मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना। मुलायम समर्थक बाहुबलियों की ये फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस। यहां करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और 2 घंटों तक चली। इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई। बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। भीड़ के बारे में जानकारी मिलने पर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। मायावती को यहां जाति सूचक और लिंग सूचक गालियां दी गई। उन्हें बाहर आने की धमकी भी दी गई। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई न की जाए। उस समय के कुछ प्रत्याशी बताते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, जो हमले को रोकने के बजाय सिगरेट पीते रहे। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिला अधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर लाठी चार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ दिया गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिला अधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफ़र कर दिया गया। बताया जाता है कि हालात यहाँ तक बिगड़ गए थे कि सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी काट दिया था। विधायक काफ़ी डरे थे। बाद में काशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने आखिर मुख्यमंत्री की पद शपथ ली। देश में पहली
महिला मुख्यमंत्री बनी। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता था। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा भी लिखा था, जिसमें उन्होंने इस गेस्ट हाउस कांड की चर्चा की थी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया। मायावती जब सत्ता में नहीं रही, जब उनका दबदबा उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, उसके कुछ वक्त के बाद देखने को मिलता है कि मायावती पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी को समर्थन करने लगती हैं, शुरू कर देती हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके दिए जाते हैं। हम मायावती का जिक्र अब इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले मायावती की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनका एक्टिवनेस है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मायावती अब चाहती हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाना। इसीलिए उन्होंने आकाश जो है उनको अपने भतीजे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अब उनकी नजर वोट बैंक की तरफ भी है। तो क्या आने वाले वक्त में वही अंदाज मायावती का देखने को मिल सकता है? हालांकि गठबंधन की बात भी हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ अगर वो राजनीतिक गठबंधन कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें।